Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a poem that has been taken from the book Beehive. The name of the poem is The Snake Trying. So before starting anything else, let us discuss the title of this poem. Here we have mentioned The Snake Trying. Trying का मतलब क्या होता है? कोशिश करना. और यहाँ पर ये जो snake है वो कोशिश कर रहा है किसी चीज़ की. Now what is that थिंग जिस चीज़ की वो कोशिश कर रहा है? तो बेसिकली जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये स्नेक मूव कर रहा है, राइट? तो उसी मूवमेंट को उसकी कोशिश बताया गया है ना. बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम लोग स्नेक को देखते हैं तो हमारे अंदर एक भ्रम होता है कि जो सारे स्नेक्स हैं वो सब पॉइजनस हैं, वो सारे जहरीले हैं. और जब हम स्नेक को देखते हैं तो हम उनके पीछे स्टिक लेकर के उनको मारने के लिए दौड़ते हैं और तब तक उनका पीछा करते हैं जब तक हम उनको मार नहीं देते. तो हमारे पोएट बेसिकली हमें ये बताना चाह रहे हैं इस पोएम के थ्रू कि यहाँ पे एक स्नेक है जो कि ग्रीन कलर का है, जो गार्डन स्नेक है, और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द मैन जो कि उसका पीछा कर रहा है एक स्टिक लेकर के, ताकि वो मर ना जाए. तो बेसिकली पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि सारे स्नेक हार्मफुल नहीं होते, कुछ स्नेक हार्मलेस भी होते हैं. तो प्लीज़ आप स्नेक्स को देख करके हमेशा गलत परसेप्शन मत बनाओ कि ये आपको काट लेंगे और आपके अंदर जहर फैल जाएगा और आप मर जाओगे, बिकॉज ऐसा हमेशा नहीं होता. काफ़ी सारे स्नेक आपसे डरते हैं और वो आपसे डर करके भागते हैं, जैसा कि ये स्नेक कर रहा है. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम जिसमें पोएट ने बहुत कम लाइंस में अपनी मन की फीलिंग को बताने की कोशिश की है कि हम लोग लिटरली अपने सेक के लिए जानवरों को किस तरीके से हार्म करते हैं. और जनरली हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे परसेप्शन कई बार रॉन्ग भी होते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, लेट अस बिगिन विद द पोम. दिस पोम इज रिटन बाय W.W.E. Ross and here we will learn the whole explanation of this poem. We will learn all the hard words which will come in between and we will also learn the poetic devices of this poem. Okay, so here is the poem. The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin, long body, how beautiful and graceful are his shapes. Pursuing means chasing, पीछा करना या follow करना किसी चीज़ को. Curving means twist and turn movements. जैसे कि आप देख रहे हो ये snake move कर रहा है ना, तो ये twist and turn movement कर रहा है. तो अभी यहाँ पर पोएट ने क्या किया, टाइटल को रिपीट किया कि स्नेक कोशिश कर रहा है. द स्नेक इज ट्राइंग. नाउ व्हाट इज ट्राइंग? टू एस्केप. एस्केप का मतलब होता है बच करके निकलना या फिर भाग जाना. चंगुल में किसी के ना आ जाओ, आप भाग रहे हो उस चीज से, राइट? तो यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि जो स्नेक है वो बच निकलने की कोशिश कर रहा है. और वो किस चीज से बच निकलने की कोशिश कर रहा है? द परसुइंग स्टिक से. वो छड़ी जो उसको परस्यू कर रही है, यानी कि जो उसको चेस कर रही है, जो उसका पीछा कर रही है. नाउ हियर परसुइंग स्टिक रेफर्स टू द स्टिक which is handled by the man and the man is chasing the snake to kill it, right? तो ये pursuing stick क्या है? ये उस छड़ी के बारे में बताया जा रहा है जिसको किसने पकड़ा है? एक आदमी ने. और वो इस स्टिक के साथ क्या करने वाला है? स्नेक को मारने वाला है. और ये स्नेक बच करके निकलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये स्टिक उसको पड़ जाए और वो मर जाए. एंड व्हेन The snake moves with sudden curvings of thin long body. अब स्नेक आपने देखा है पतला सा होता है ना और लंबा सा होता है. तो वो पतला सा है और बहुत लंबी उसकी बॉडी है और जब वो मूवमेंट कर रहा है तो उसमें ट्विस्ट आ रहे हैं, यानी कि कर्विंग्स आ रही हैं. ऐसे ऐसे उसका मूवमेंट हो रहा है, लाइक दिस zigzag मोशन. ऐसे ऐसे करके वो मूव कर रहा है. How beautiful and graceful are his shapes. अब हमारे पोएट कहते हैं कि जब कोई इंसान उसका पीछा करता है उसको मारने के लिए और जब वो अपने आप को बचाने के लिए मूवमेंट्स करता है और भागने की कोशिश करता है तो वो ट्विस्ट एंड टर्न होकर के मूव करता है. और जब वो ट्विस्ट एंड टर्न होकर के मूव कर रहा है तो पोएट उसे देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है ये स्नेक जब ये मूवमेंट्स कर रहा है. उसके मूवमेंट्स कितने सुंदर हैं और वो कितने ब्यूटिफुल, कितने ग्रेसफुल, कितने अट्रैक्टिव शेप्स फॉर्म कर रहा है. तो हियर ग्रेसफुल रेफर्स टू attractive. Okay, so I hope this is quite clear. इस पूरे पैराग्राफ में पोएट ने हमें क्या बताने की कोशिश करी है? वो स्नेक जिसको एक आदमी मारने के लिए स्टिक उठा करके खड़ा हुआ है और उसका पीछा कर रहा है, वो स्नेक
इस स्टिक से बच निकलने की कोशिश कर रहा है, और जब वो बच निकलने की कोशिश कर रहा है तब वो बहुत ही प्यारे प्यारे मूवमेंट्स कर रहा है. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go. Over the water into the reeds to hide. Without hurt, small and green, he is harmless even to children. Glides means move. Stroke means when you hit something with a stick. That is known as stroke. तेज से मारते हो आज किसी चीज को. Reeds are what? Water or marsh plants with thick stem. पानी के अंदर जो प्लांट्स उगते हैं जिनकी स्टेम बहुत मोटी होती है उनको आप बोलते हो रीड्स. तो हमारे ऑथर कहते हैं ही, एंड हियर ही रेफर्स टू दी स्नेक. वो कह रहे हैं कि देखो ना ये कैसे मूव कर रहा है. स्नेक कैसे मूव कर रहा है? वो वाटर से मूव करता हुआ निकल रहा है. और ये वाटर से मूव करता हुआ क्यों निकल रहा है? क्योंकि ये स्ट्रोक से बचना चाहता है. सो टू गेट आउट ऑफ द स्ट्रोक, to escape himself from stroke, the snake is trying to go through the water. वो पानी के बीच में से निकलता हुआ जा रहा है ताकि उसको स्टिक ना पड़ जाए. Oh, let him go. फिर हमारे राइटर कहते हैं, पोएट कहते हैं कि प्लीज 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 इसे जाने दो. Oh, the water into the reeds to hide. पानी से होते हुए रीड्स के पीछे, वो माशी प्लांट्स के पीछे उसे छुप जाने दो, उसे भाग जाने दो, उसे मारो मत. Without hurt. अगर तुमने उसको मार दिया तो वो हर्ट होगा. तो इससे बेहतर है आपको उसको मारना ना पड़े, आप उसे जाने दो, आप उसे रीड्स के पीछे छुप जाने दो, पानी के थ्रू होता हुआ मूव कर जाने दो. बिकॉज अगर तुम मार दोगे तो वो मर जाएगा और वो हार्मलेस है, तुम उसको क्यों मार रहे हो? वो छोटा सा है. फिर पोएट हमारे उसके कलर को डिफाइन कर रहे हैं कि वो स्मॉल है, वो ग्रीन है और वो हार्मलेस भी है. हार्मलेस किसके लिए है? वो चिल्ड्रन के लिए भी, राइट? तो वो छोटा सा ग्रीन कलर का स्नेक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा. सो बेसिकली पोएट हमें इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक आदमी स्टिक लेकर के उसको मारने की कोशिश करता है तो वो तेजी से भागता है, और जब स्नेक भागता है तो वो पानी से होता हुआ रीड्स के पीछे छुपने की कोशिश करता है. तो पोएट उससे कह रहे हैं कि तुम उसको जब मार रहे हो और वो जब तुमसे छुपने की कोशिश कर रहा है तो उसे छुप जाने दो, ढूंढ करके उसे मत मारो, उसे जाने दो, क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा. वो हार्मलेस है, वो छोटा सा है, वो ग्रीन कलर का है, और वो जब बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो वो तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाएगा? सो प्लीज लेट इट गो, राइट? सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन. नाउ वी विल मूव अहेड. Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. Vanishes मतलब disappear, गायब हो जाना. रिपल मतलब जो वाटर के मूवमेंट होते हैं, हल्की हल्की से जो लहरें प्रोड्यूस होती हैं. कभी भी नोटिस करना, एक पत्थर मार के देखना पानी के अंदर, तो जैसे सपोज ये पत्थर है, आपने पत्थर पानी के अंदर डाल दिया तो उसमें ऐसे 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 करके रिपल्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो वही वाटर के मूवमेंट को आप रिपल बोलते हो. नाउ ही इज विद अलोंग दी सैंड, वो सैंड के ऊपर पड़ा हुआ है. ही ले अंटिल ही ऑब्जर्व्ड एंड चेस्ड. ऑब्जर्व का मतलब है जब तक कोई इसे नोटिस नहीं करता, और चेस्ड अवे का मतलब है जब तक उसे भगाने की कोई कोशिश नहीं करता. तो हमारे पोएट कह रहे हैं कि वो सैंड के ऊपर यूं ही पड़ा हुआ है, और तब तक वो यूं ही पड़ा हुआ है जब तक कोई इसको नोटिस नहीं कर रहा या उसे भगाने की कोशिश नहीं कर रहा. और जैसे ही उसे किसी ने देख लिया या उसका पीछा करना शुरू किया, वो गायब हो जाता है. कहाँ गायब हो जाता है? पानी की रिपल्स में, और वो जाकर के उन ग्रीन स्लिम रीड्स के पीछे छुप जाता है. सो बेसिकली पोएट यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? देखो, जब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, जब तक आपको पता नहीं चला कि वहाँ पर स्नेक है, और जब तक आपने ये ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पर स्नेक है, जब तक आपने जाकर के उसका पीछा नहीं किया, तब तक वो सैंड पर आपको यूं ही पड़ा हुआ मिलेगा. लेकिन जैसे ही आप उसका पीछा करना शुरू कर दोगे, जैसे ही आप उसे नोटिस करोगे, वो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा, और वो अपनी जान बचाने के लिए कहाँ जाएगा? पानी के रिपल से होता हुआ रीड्स के पीछे, वो स्मॉल माशी प्लांट्स के पीछे, राइट? सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पोम अच्छे से क्लियर हो गई होगी. नाउ दिस इज इट विद अ पोम. तो बेसिकली इस पोएम के थ्रू हमें पोएट बहुत अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि हमें ज़बरदस्ती किसी भी जानवर के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, और ज़बरदस्ती उसको मार के दम नहीं लेना चाहिए. बिकॉज जानवर भी लिविंग क्रिएचर होते हैं, और वो भी कई बार मासूम होते हैं. तो हमें हर टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें हार्म करने के लिए ही आए. कई बार हमें उनको लेट गो कर देना चाहिए. So now my dear student, we will start with the poetic devices of this, and let's see कि कौन कौन सी poetic devices यहाँ पे यूज हो रही हैं.
before starting anything else, let us discuss the rhyming scheme of the poem. आप नोटिस करो यहाँ पे trying किसी के साथ भी सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, स्टिक, थिन, ब्यूटीफुल, शेप्स किसी के साथ भी सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, नो. सो बेसिकली यहाँ पर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है. मतलब आप सीधे सीधे बोल सकते हो देयर इज नो राइम, दैट मीन्स दिस इज अ फ्री वर्स. ये एक फ्री वर्स है. जब कोई राइम नहीं होती तो वो फ्री वर्स होता है, राइट? अच्छा, यहाँ पर ये जो वर्ड देख रहे हो आप, परसुइंग स्टिक, इस जगह पर आपका एक फिगर ऑफ स्पीच बोल सकते हो या पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है जिसे आप बोलते हो ट्रांसफर्ड एपिथेट. नाउ व्हाट इज दिस? सोच रहे होगे ना क्या है ये, मैम क्या बताना चाहती हैं. तो जब आपको इस तरह का कोई स्ट्रक्चर देखने के लिए मिले, एडजेक्टिव प्लस नाउन, जनरली क्या होता है जब एडजेक्टिव प्लस नाउन का स्ट्रक्चर होता है तो ये नाउन को ही क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव लगा होता है, यानी कि ये एडजेक्टिव नाउन के बारे में ही कुछ बता रहा होता है. बट जब ये एडजेक्टिव इस नाउन के बारे में ना बता करके किसी और नाउन को डिस्क्राइब करे तो वो होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट. जैसे कि स्टिक यहाँ पर क्या है, आपका नाउन है. मैं एक कलर ले लेती हूँ यहाँ पर. स्टिक इज नाउन एंड परसुइंग इज एडजेक्टिव. बट क्या सच में स्टिक पीछा कर रही है? नहीं, ये तो मेंशन किया गया है. पीछा कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग, बिकॉज स्टिक तो नॉन लिविंग है, वो तो पीछा कर ही नहीं सकती, राइट? सो यहाँ पर ये ट्रांसफर्ड एपिथेट की कैटेगरी में इसको रखा जाएगा बिकॉज ये एडजेक्टिव वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए यूज हुआ है, एक मैन के लिए यूज हुआ है, ना कि इस स्टिक के लिए. दिस इज नोन एज ट्रांसफर्ड एपिथेट. क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव स्टिक को ना डिफाइन करके किसी ह्यूमन बीइंग को डिफाइन कर रहा है. अच्छा, आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे देखेंगे कि हमारे पास क्या मेंशन किया गया है एज पोएटिक डिवाइस. देखो ये आ रहा है आपका हिज शेप्स. ये हिज क्या है? स्नेक है. आपको ये दो जगह पे देखने के लिए मिलेगा. एक और मैं दिखा देती हूँ. यहाँ पे ही देख रहे हो, ये स्नेक है. तो आप बताओ ही और हिज का इस्तेमाल आप किसके लिए करते हो? किसी मेल के लिए. और मेल क्या है? एक ह्यूमन बीइंग है. और स्नेक क्या है? स्नेक एक नॉन ह्यूमन बीइंग है. तो जब कोई ह्यूमन बीइंग एक नॉन ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करता है या किसी ह्यूमन बीइंग को नॉन ह्यूमन बीइंग बना दिया जाए या नॉन ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग बना दिया जाए तो उस जगह पर आप बोलते हो कि एक पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मानवीयकरण. जब आप मान लेते हो किसी को किसकी तरह, नॉन लिविंग को लिविंग की तरह, लिविंग को नॉन लिविंग की तरह, ह्यूमन को नॉन ह्यूमन की तरह या नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की तरह, तो यहाँ पे हम नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट ना. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग एक और पोएटिक डिवाइस को यहाँ पर देखेंगे, दैट इज ही इज हार्मलेस. ह एच साउंड का रिपीटिशन आपको देखने के लिए मिल रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, वो भी दो वर्ड्स की स्टार्टिंग में. एक ही लाइन में दो ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो कि हो से स्टार्ट हो रहे हैं. So basically this is alliteration. When we see two consecutive starting of the same letter or it is consonant in a single sentence, that is known as alliteration. Okay, I hope this is quite clear to everyone. Now my dear student, this was all it. आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और इसी के साथ हम सेशन को यहाँ पर एंड कर रहे हैं. स्टिल इफ यू पीपल हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर डाउट्स. Apart from this, if you haven't subscribed our channel yet, do subscribe it. And if you are really liking our videos, do not forget to like and share it. Thank you and bye-bye.